More of a BJP spokesperson than Yes, an NCP yes. spokesperson. And at the moment with us from the Congress, after a long time, Mr. Arshad Azmi. Arshad Azmi साहब नमस्कार. हाँ नमस्कार. How are you sir? How are you? बड़े दिनों के बाद मुलाकात हो रही है सर आपसे. जी हाँ काफी टाइम हो गया. जी तो सर अब क्या है, वापस हिंदू वर्सेस मुस्लिम शुरू हो गया. मतलब ये क्या है यार? हाँ ये जरा बताएं इसके बारे में. मतलब मुझे हंसी आ रही है मुझको तो. मतलब एक तरीके मैं हंसूं के रहूं मुझे समझ में नहीं आ रहा. मतलब कुछ डेवलपमेंट पे, कुछ विकास पे, उसके ऊपर अगर कोई डिबेट हो तो आदमी मतलब मजा आता है बात करने में कि यार जीडीपी ग्रोथ इतना है, वास्तविकता में कितना है. जैसा डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ के जो नंबर्स हैं वो गलत हैं. एक्चुअली जो जीडीपी ग्रोथ है वो -1 है, वो मतलब +1 भी नहीं है. इस किस्म की बात करते हैं तो उसमें बड़ा मजा आता है डिबेट करने में. अब ये तो वापस वही हो गया कि मंगलसूत्र पूरे के पूरे बेच देंगे, पूरी की पूरी जो आपकी संपत्ति वो सारी मुसलमानों में बांट दी जाएगी या अगर कांग्रेस आ गई तो. क्या कहेंगे इसके बारे में सर? देखिए मोदी जी का इस पर तो आना जरूरी था, पर इतना जल्दी वो मुसलमान और इन तमाम मुद्दों पर आ जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी जी. पहले फेज के बाद ही वो इस पर आ जाएंगे इसकी उम्मीद नहीं थी. हमें लगा था कि 2-3 फेज जाने के बाद फिर वो मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ये सारी बातें ले आएंगे. जी. पर पहले फेज में ले आए, मतलब बहुत बड़ा झटका लगा पहले फेज में. देखिए ये बात से इस बात का इस बात का पता चलता है कि वो जो तमाम बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े वादे गोदी मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में किया था, वो सब धाराशायी हो गए. वो विश्व गुरु, वो दुनिया में डंका बजना, वो विष्णु का अवतार, वो मतलब एक ऐसी छवि के जिस मट्टी को भी हाथ लगा दे तो सोना बन जाए, खत्म हो गया साहब. कोई विकास नहीं, सब विकास ने अपना दम तोड़ दिया, पहले राउंड में दम तोड़ दिया. तो ये बातें इसलिए है कि चूंकि 10 साल आपने इस देश की जनता से सिर्फ झूठ बोला है, हर बात में झूठ बोला है. सारे वादे अब तो उन वादों का मतलब लोगों ने जिक्र करना भी छोड़ दिया. अगर मैं एक बार जिक्र करूं, वो 15 लाख नौकरियां, वो 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख रुपया कैश, किसानों को एमएसपी, हर बेघर को घर, स्मार्ट सिटी, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खत्म. पहले ही राउंड में वो सब खत्म हो गया. विकास 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 कहां गायब हो गया बेचारा. और मोदी जी अपने हिसाब से जो उनकी आदत है कि वो उतने निचले स्तर पर चले आए कि आज वो अपने मुसलमानों को मंगलसूत्र कांग्रेस बांट देगी इसका जिक्र कर रहे. और हमारा जो ये है अपना इलेक्शन कमीशन है, पता नहीं वो है भी कि नहीं है, ऐसे ही दफ्तर पे ताला लगा है, उसको नजर नहीं आ रही ये तमाम बातें. देखिए ये जो है दिवालियापन है भारतीय जनता पार्टी का, और ये देश की जनता समझ रही है इस बात को कि ये क्यों आ गया इस दौरान, इस बीच में. आपको बताऊं कि ये इन्होंने टैक्स, ये सबसे ज्यादा जो ये बोल रहे हैं ना कि मंगलसूत्र बांट देंगे और जमीन जायदाद बांट देंगे, साहब उस आम आदमी को जिसको ये भड़का रहे हैं इस देश में, उसका पूरा फ्यूचर, पूरा मुस्तकबिल, पूरा भविष्य चोरी किया इन्होंने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा लिया, शायद बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं. जो इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो पैसा लिया है वो तमाम कंपनियों से, वो कंपनियों ने क्यों पैसा दिया इनको? उन्हें उन कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसका रिश्वत दिया. उन कंपनियों को जो टैक्स भरने का था उसमें चोरी करके वो पैसा दिया. जो टैक्स का पैसा चोरी करके उन कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए प्रधानमंत्री जी को दिया, वो आम आदमी का पैसा था. उसी टैक्स से वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है, उसी टैक्स के पैसे से गरीब आदमी को उसकी तमाम सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं. तो कांग्रेस चोरी नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले ही इस आम और गरीब आदमी की जेब को, उसके मुस्तकबिल को, उसके भविष्य को ये लोग चोरी कर चुके हैं. आप अंदाजा लगाइए, ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस मंगलसूत्र बांट देगी. अरे भैया आपने जीएसटी लगा दी, दूध पर लगा दी, दही पर लगा दी, आटे पर लगा दी, चाय पर लगा दी, चावल पर लगा दी, और यहां तक के बच्चों की कॉपी किताब पर भी जीएसटी लगाई. चोरी किसने की आम आदमी को? आम आदमी की जेब से वो पैसा निकालकर उसे गरीबी के दलदल में भेजा किसने? इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने. 5 किलो अनाज को उपलब्धि गिना रहे हैं. शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इस देश की 80 करोड़ जनता को इस लायक भी नहीं बना सके, उन्हें इतना भी कारोबार का काम नहीं दे सके कि वो अपनी मेहनत से पैसा कमाकर 2 वक्त की रोटी खा सके. तो ये लोगों ने चोरी किया है, ये लोगों ने पहले इस देश के मोदी जी
प्राइम मिनिस्टर, तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का कोट करते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि द फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज में मुसलमान का हक। तो क्या इस चीज से आप सहमत है कि जरूरी था कांग्रेस को क्या जरूरी था इस चीज को हाईलाइट करना कि आप सेक्युलर की बात कर, सेक्युलरिज्म की बात करते हो, तो क्या कांग्रेस को जरूरत था मुस्लिम वर्ड उसमें ऐड करना? आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए। पहले तो एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने पूर्व प्रधान मनमोहन सिंह जी के उस सेंटेंस, उस बयान को कोट किया, ट्विटर के ऊपर मोदी झूठ बोलता है ट्रेंड करने लगा। लाखों लोगों ने उस पर ये मैसेज डाला कि मोदी जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। इसलिए झूठ बोल रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन ने उस वक्त जब ये बात कही थी तो उन्होंने एससी, एसटी, अल्पसंख्यक का नाम लिया था। अल्पसंख्यक में कई लोग आते हैं, अल्पसंख्यक में मुसलमान आते हैं, पारसी आते हैं, जैन आते हैं, बुद्ध आते हैं। सर सेंटेंस था, first right on resources has to be for all the minorities, particularly Muslims. This is what SC ST भी कहा है उन्होंने, SC ST भी कहा है, SC ST भी कहा है। और मैं ये बोलता हूं एक और साहब, मैं एक बात और मैं इसको ये बोलता हूं, अगर उन्होंने कहा भी है जी, तो इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई है? क्या इस देश के रहने वाले आम मुसलमानों का इस देश की व्यवस्थाओं पे क्या अधिकार नहीं है? पहला हक, क्या इस देश के साहब पहला हक? नहीं, पहला देखिए साहब, मेरी बात सुनिए। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं ना, एक छोटा है एक बड़ा है, तो आप जब घर आते हैं ना तो पहले छोटे वाले को ही हाथ देते हैं। ये तो एक नेचर है। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? इस हर देश में ये मनमोहन सिंह जी की बात छोड़िए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही थी कि अगर देश का बहुसंख्यक ये सोचता है कि देश की तमाम चीजों पर उसका पहला अधिकार है तो ये देश टूटने की तरफ पहला कदम है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, और उन्होंने कहा था कि मुझे इस तरह का बहुसंख्यक बर्दाश्त स्वीकार नहीं होगा। आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, उनका इंटरव्यू है जो जावेद अख्तर के साथ उन्होंने इंटरव्यू में ये बात कही थी। तो क्या ये कौन सी बड़ी बात हो गई? मनमोहन सिंह जी ने जो कहा था वो ठीक था, नहीं था? कैसे आप देखते हो? कांग्रेस, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि ये हर जगह कहा जाएगा कि कभी भी कहीं पे भी किसी भी देश में जो अल्पसंख्यक होते हैं, वो अल्पसंख्यक में जितने भी लोग हैं, हमारे पास अल्पसंख्यक में मुसलमान हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, पारसी हैं, सिख हैं, वो तमाम लोगों को पहले देना पड़ेगा। इसलिए देना पड़ेगा कि वो तादाद में कम है, और इसी तरह का व्यवहार पूरी दुनिया में किया जाता है। इसमें कौन सी बड़ी बात होगी साहब? और ये दूसरी बात, अगर मुसलमान भी कहा, मैं आपको ये बात कहता हूं, उन्होंने कहा नहीं, पर मैं आपको ये कहता हूं, अगर मुसलमान भी कहा तो मोदी जी को चाहिए कि जाके इंडिया गेट पे वो तख्ती देख लें जिसमें कितने कई हजार लोगों के नाम हैं, जिसमें 60-70% मुस्लिम लोगों के नाम हैं जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया था। तो क्यों अधिकार नहीं है? और क्यों इस बात का जिक्र किया जाता है कि शब्द मुसलमान पर? अरे भाई, मुसलमान कोई गाली है क्या इस मुल्क में? मुसलमान भी इस मुल्क का उतना ही अधिकार, उतना ही नागरिक है, उतना ही उसको भी अधिकार है जितना बाकी के समाज लोगों का। तुष्टीकरण, बार-बार तुष्टीकरण है साहब, तुष्टीकरण। कांग्रेस इज बिलीविंग इन तुष्टीकरण, अपीसमेंट। क्या तुष्टीकरण किया कांग्रेस ने? खाली बोल देना तुष्टीकरण। क्या कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया? बताइए तो मुझे इस बात को। 60-70 साल पहले, 75 साल पहले जब ये देश आजाद हुआ था, उस वक्त का अगर आप अंदाजा लगाइए तो इस समाज के लोग इस मुल्क में बैरिस्टर और कलेक्टर हुआ करते थे। आज कहां है मुस्लिम समाज के लोग? क्या तुष्टीकरण हुआ? सिर्फ मुंह से बोल देने से तुष्टीकरण हो जाता है क्या? वो आज ये बात सच्चर कमेटी, रंगनाथन कमेटी, सारी कमेटियों की रिपोर्ट में ये बात खुले तौर से कहा गया कि इस देश में आज अगर सबसे कोई पिछड़ा समाज है तो वो मुस्लिम समाज है। अगर मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए क्यों ये सरकारें स्कीम नहीं बनाएंगी? अगर कोई स्कीम मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए बना दिया तो वो पाप हो गया। ये गलत बात है। इस तरह की बात जो लोग भी करते हैं, वो लोग जो है इस मुल्क को फिर से दोबारा जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज आप देखिए, अगर इतनी ही बड़ी बात ये थी, 10 सालों में इन्होंने कितना पसमानदा मुसलमान, क्यों जिक्र कर रहे हैं भाई पसमानदा मुसलमान का? सिर्फ वोट लेने के लिए जिक्र कर रहे हैं आप पसमानदा मुसलमान का। और पहले ही राउंड में हार दिखती नजर आई, पहले चरण में आपकी हालत खराब हो गई तो आप फट से उतर कर बोल दिए कि एक सवाल आपसे, ये बात कही गई थी नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के फंक्शन में, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भाषण दिया था 2013 में, 2 या 3 अगस्त को, मुझे याद नहीं है, 2013 की बात है।
2013 से लेकर के अब तक कितने साल हो गए सर? 11 साल। अब 11 साल के बाद ये बात क्यों आ रही है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। मैं 11 आपको साल वही के बाद बता क्या रहा हूं। मतलब, ये मेरी समझ के बाहर है। व्हाई, व्हाट फॉर? साहब 11 साल के बाद ये बात इसलिए अब समझ में आ रही है कि जो पहला चरण हुआ, जी। पहले चरण में जो हालत बनी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, महाराष्ट्र में, ये तमाम सूबों में जो हालत हुई, और जो सर्वे आए, जो इनका गोदी मीडिया जिसे बोलते हैं, वो खुद ये सर्वे ले लेकर आए कि भाई आप हर जगह चुनाव हार रहे हैं। जो पहले की स्थिति थी कि आप हर जगह 20 में से 20, 30 में से 30, 40 में से 40 जीत रहे थे, वो तमाम जगहों पर आप आधी आधी सीटें हार रहे हैं। तो ये चीजें उठकर आई 11 साल के बाद ना। अभी तो पहला राउंड हुआ है साहब, अभी तो सिर्फ मुसलमान आया है, अगले उसमें देखिए पाकिस्तान भी आ जाएगा। तो सवाल ये बात ये है कि आपने विकास के नाम पे कुछ किया तो है नहीं। आपने कोई ऐसे, देखिए साहब, और एक बात मैं बता देता हूं कि जो ये एक इन्होंने छेड़ा था ना बीच में, वो खुफिया एजेंडा था 400 सीट 400 पार, तो इनके खुद के एमपी कैंडिडेट थे, अरुण गोविल और 2-4 और लोगों ने, हेगड़े और कौन कौन लोगों ने इस बात को जाहिर कर दिया। वो समझे कार्यकर्ता की सभा है, यहां से बात बाहर जाएगी नहीं, और उसमें उन्होंने बोल दिया कि अगर 400 पार हो जाएगा तो संविधान बदल देंगे। अब वो चीज जो है वो बाहर निकल गई और वो पूरे देश में फैल गई। हर आदमी को पता चल गया कि अरे भाई 400 पार हो जाएगा तो ये संविधान बदल देंगे। तो अब वो चीज को काउंटर करने के लिए राजपूत भागने लगा, क्षत्रियों की बेइज्जती कर दी इन लोगों ने। हमेशा वोट देते थे, ना टिकट दिया ना कुछ दिया, ऊपर से बेइज्जती अलग कर दी उनकी। जाट नाराज हो गए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिस तरह से वो लड़कियों को दिल्ली की सड़कों पर अमित शाह की पुलिस ने लाठीचार्ज से उनको गिराया। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो इनको परेशान किए हुए थी। ये तो बड़ा बचा ये क्या? ये बड़ा अजीब हुआ है कि जो ठाकुर राजपूत समाज है, मैं खुद पर्सनली जानता हूं, ये व्यक्तिगत तौर पर मुझे मालूम है कि जब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कोई पूछता नहीं था, ठाकुर क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करता था। ये पहली बार हुआ है कि उन्होंने कहा है कि भाई एक ही फूल कमल का फूल, इस बार नहीं जाएंगे हम लोग साथ में। अभी संडे को, परसों एक और महापंचायत हुई है, उसके अंदर भी यही बोला है कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये क्या हो गया है? ये देखिए ये उत्तर प्रदेश की जो जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश से जो चीज जानकारियां मिली, एक तो पहले ये मिली कि जब से ये आदित्यनाथ योगी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जी, तब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी का उतना कंट्रोल नहीं रह गया। वो चिंता इनको सताने लगी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, तो इन्होंने क्या किया कि अब वो, चूंकि विधानसभा में बहुत सारी टिकटें जो थी, बहुत सारे उम्मीदवार आदित्यनाथ योगी की मर्जी के थे और वो जीत के आए थे, जिन्होंने उनको लड़ाया और वो मजबूती से समर्थन दे रहे हैं। उसमें राजपूत क्षत्रिय जो है वो बहुत अच्छी तादाद में है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अमित शाह, वो ये बात नहीं चाहते कि लोकसभा में भी इस तरह की बातें हों। वहां के एमपी भी ज्यादातर ये राजपूत समाज के जीत के आए, तो उन्होंने क्या किया कि एक एक करके जो है इनको ठिकाने लगाने की कोशिश की। अच्छा, कुछ लोगों को टिकट दिया भी, तो ऐसा टिकट दिया कि वो चुनाव न जीत पाए, इक्का दुक्का ही लोगों को दिया है। और चूंकि यूपी में ये चर्चा भी बहुत जोरों से आम हो गई कि अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है मोदी जी के नेतृत्व में, तो चुनाव जीतते ही आदित्यनाथ योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। उसके बाद गुजरात में वो रूपाला साहब हैं। नहीं, एक मिनट, तो आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? ये वैसे खबर उड़ तो रही है, ऐसी बात नहीं है कि ठाकुर राजपूत समाज को असल में पीछे से ताकत योगी आदित्यनाथ जी खुद दे रहे हैं। क्या ये मोदी वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो गया है उत्तर प्रदेश में? ये 100% हो रहा है ना साहब, 100% है ये आप चले जाइए उत्तर प्रदेश से, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, 100% बातें हैं। आज देखिए वहां हर जगह चर्चा है, इसमें कोई चर्चा, आम चर्चा है इस बात की कि अभी जौनपुर से जो कृपा शंकर साहब यहाँ से पहले मुंबई के आपके बड़े अच्छे मित्र, जी हाँ, और हमारे यहाँ से विधायक हुआ करते थे जी, आपके यहाँ से, तो बिल्कुल जी। तो अभी जो जौनपुर से उनको टिकट मिला जी, उनके सामने जो शशिकला धनंजय सिंह जो खड़ी हैं, जी, धनंजय सिंह योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी आदमी हैं।
जी है। और इसके पहले विधानसभा में भी धनंजय सिंह ने वहां से आजाद उम्मीदवार का चुनाव लड़ा था, जी। जिसे अमित शाह ने उनको फोन करके मना किया कि आप चुनाव मत लड़िए, जी। लेकिन उन्होंने माना नहीं। फिर योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कहा कि भाई आप मना करिए। उन्होंने पता नहीं फोन किया कि नहीं किया, ये तो सूत्रों से खबरें मिली थी, तो उन्होंने फोन किया कि नहीं किया, पर उन्होंने अमित शाह को कह दिया कि वो हमारी बात नहीं मान रहे। तो ये बात तो देखिए, अभी नरेंद्र मोदी के बाद इस बात को लेकर लड़ाई तो है कि अगला चीफ कौन बनेगा भारतीय जनता पार्टी का, अगला प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। जब वो तो दिल्ली में पोस्टर भी लग गए थे, वो तो 1-2 साल पहले की बात है कि दिल्ली में तो बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड भी लग गए थे, होर्डिंग लग गए थे कि जी अगली बार योगी आदित्यनाथ ऐसा करके आ गया था। हाँ, ये लड़ाई है साहब, ये लड़ाई है। देखिए, और दूसरी एक बात, जो अहंकार है, जिस अहंकार में नरेंद्र मोदी और अमित शाह चल रहे हैं, आज ये भी तक यहां तक खबरें हैं कि आरएसएस के लोग सड़कों पर काम नहीं कर रहे हैं। जो आरएसएस बैकबोन हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, एक नितिन गडकरी साहब जो नागपुर से लड़े हैं, हर जगह पर वंचित अघाड़ी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, लेकिन नागपुर में वंचित अघाड़ी ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। इसलिए नहीं खड़ा किया नागपुर में अपना उम्मीदवार कि अगर वहां पे नागपुर में वंचित अघाड़ी अपना उम्मीदवार खड़ा करती तो कांग्रेस के कुछ वोट कट जाते और नितिन गडकरी को जीतने में आसानी हो जाती। लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कहने पर वंचित अघाड़ी ने वहां उम्मीदवार नहीं दिया। ऐसी खबरें लोगों के जरिए मालूम पड़ रही हैं। तो अपने ही उम्मीदवार को नागपुर में भारतीय जनता पार्टी हरा रही, ताकि कोई विरोधी न रहे, कोई ऐसा मुकाबले में न रहे कि कल मौका मिले और कहीं 272 सीटों से कम हो तो प्रधानमंत्री का कोई ऐसा उम्मीदवार न बचे जो मोदी को हटा के उनको बना दिया जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आपका अहंकार इतना बड़ा, 400 पार क्यों होगा भाई? 400 पार तो आपके मुताबिक पहले ये छोटी सी बात कर रहे थे, कृपा शंकर सिंह जी बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, आपके भी हैं, हमारे तो बहुत ही अच्छे मित्र हैं। तो श्रीकला रेड्डी जो है, श्रीकला रेड्डी धनंजय सिंह, जो धनंजय सिंह जी की जो पत्नी है, धनंजय सिंह तो इस वक्त जेल में है, तो जी वो पहले शायद वो 2009 में तो धनंजय सिंह खुद बने थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वहां से, याद है, मुझे याद है। तो आपके मुताबिक श्रीकला धनंजय सिंह जो हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट हैं, वो क्या जीत भी सकती हैं इस बार? मतलब जीत जाएंगी? नहीं, देखिए, अब वहां पे मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन का भी उम्मीदवार है जी। और पिछली बार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां से चुन के आए थे, वो बहुजन समाज के चुन के आए। यादव जी जो है, बहुजन समाज, यादव जी, वो बहुजन समाज के उम्मीदवार थे जो जीत कर आए थे। जी जी। इस बार थोड़ा सा माहौल अलग है, चूंकि इंडिया गठबंधन का जोर है ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में भी है। तो एक इंडिया गठबंधन के बाबू सिंह एक उम्मीदवार वहां खड़े हैं, और कृपा शंकर सिंह हैं और शशिकला है। तो त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। शशिकला नहीं है, सॉरी, श्रीकला धनंजय सिंह। तो हाँ, उसमें जो ऐसी जो खबरें हमने सुनी है कि वहां पर ठाकुरों ने ये पंचायत कर इस बात का ऐलान किया है कि वो धनंजय सिंह के साथ हैं, और कृपा शंकर सिंह जी को जो है वो बाहरी उम्मीदवार बता रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि मुकाबला जो है वहां पे बीएसपी और इंडिया गठबंधन के बीच होगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पास उतना, क्योंकि इसलिए कि भाई देखिए, ठाकुर जो है वो कोर वोट है भारतीय जनता पार्टी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो पूरा वोट जो है, अपर कास्ट का पूरा वोट अगर यहां चला जाता है, बीएसपी की उम्मीदवार धनंजय सिंह की पत्नी को चला जाता है अगर, तो समाजवादी पार्टी के पास बचता है। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के पास बचता क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा वोट तो और वहां है नहीं। और मुसलमान वोट तो नहीं मिलेगा, मुस्लिम वोट भी नहीं मिलेगा, और दूसरा और यादव वोट भी नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वहां मुकाबला इंडिया गठबंधन और बहुजन समाज पार्टी के बीच होने जा रहा है। कृपा शंकर उस रेस में नजर नहीं आते हैं। मतलब कृपा शंकर सिंह जी नंबर 3 पे आएंगे आपके मुताबिक? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। आजमी साहब, बट सब जगह यही है कि कैंडिडेट नहीं लड़ रहा, मोदी जी लड़ रहे हैं। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मोदी साहब लड़ रहे हैं और वोट मोदी जी को पड़ेंगे, ऐसा नॉर्मल है। बट जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, राष्ट्रवाद है, वहां ये जनरल इलेक्शंस है, लोकल बहुत कम चलता है। मेन चीज है कि राष्ट्र सुरक्षित है कांग्रेस के हाथों में, राहुल गांधी जी के हाथों में।
इसमें जयशंकर जी ने उत्तम उदाहरण दिया कि 26/11 में जो रिटेलिएशन होना था कांग्रेस के जरिए हुआ नहीं है। पूरा देश यही चाहता था कि रिटेलिएशन हो टेरर स्ट्राइक के, वो नहीं हुआ। बोले कि बालाकोट स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से मोदी जी ने सिद्ध किया कि ये देश, राष्ट्र सुरक्षा अहम है मोदी जी के हाथों में और सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में। मोदी जी ने पूरे फॉर्मूला चेंज कर दिया। जैसे ने कहा कि मैं टेररिस्ट को चेस करते हुए देश के सीमा के बाहर भी जाकर उसको खत्म कर दूंगा, और बहुत सारे उदाहरण। तो इस राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्रवाद में कैसे कांग्रेस चैलेंज करेंगे मोदी जी को, बिकॉज ये जनरल इलेक्शन है। मुझे एक बात बताइए, चाइना का एक बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में। हालांकि देखिए, बात तो ये होनी चाहिए कि चुनाव है और इस चुनाव में कौन से अहम मुद्दे हैं, आम आदमी के कौन से अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और होगा चुनाव। आप देखिए, ये लाख कोशिश करे राष्ट्रवाद की और दूसरी बातों की, लेकिन चुनाव आप देख लीजिएगा आम आदमी, गरीब आदमी के ही मुद्दे पर चुनाव होगा। लेकिन चूंकि आपने सवाल किया तो मैं थोड़ा सा इस बात को जवाब में दे देता हूं। देखिए, चाइना को लेकर एक बहुत बड़ा मसला हिंदुस्तान में चल रहा है, जिस पर पिछले जितने 2-4 साल गुजर गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। उसके बाद उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अरे चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी से कैसे लड़ेंगे। जबकि ये बात कई बार लोग उजागर हुई कि चाइना जो है वो कई हजार मीटर जो है हिंदुस्तान की सरहदों के अंदर आ चुका है। हिमाचल में कुछ हिमाचल में कुछ गांव के उसने नाम भी बदल दिए हैं। अरुणाचल में उसने कुछ गांव के नाम भी बदल दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक शब्द कहने को तैयार नहीं है। कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, और फॉरेन मिनिस्टर ये बोलते हैं कि वो इतनी बड़ी इकोनॉमी है, मुझसे कैसा लड़ेंगे। ये देश भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। और मुझे ये बताइए, इस देश में 40-50 साल कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी सरकार चलाई है। ठीक है, कोई जंगें लड़ी होंगी, जीती भी होंगी, हारी भी होंगी, पर इस तरह से घुटना कभी कांग्रेस ने टेका किसी सरकार के, किसी विदेशी ताकत के सामने? पहले जब इस देश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो एशिया के तमाम मुल्क कांग्रेस के मित्र हुआ करते थे। आज बंगाल और नेपाल जैसे मुल्क भी हिंदुस्तान को आंख दिखा रहे हैं और आप बन रहे हैं कि इनके हाथों में देश सुरक्षित है। अरे भैया, मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा मचा दिया आपने, दुनिया में विश्व गुरु भी बना दिया और डंका भी बचा दिया। लेकिन देश में क्या हुआ? देश में इतनी भुखमरी बेकारी फैल गई कि युवा बेरोजगार होकर परेशान है। आपको पता है, इजराइल में जंग हो रही है, लेकिन यहां से कई हजार मजदूर इजराइल में जाकर काम करने के लिए राजी हैं, क्योंकि मजबूरी है उनके पास। वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास यार रोजगार नहीं है, और अगर है भी तो इतना नहीं कमा पाते कि अपना घर चला ले, इसलिए 1,37,000 रुपया महीना मिलेगा इजराइल में। अभी लखनऊ में कई हजार नौजवानों ने जाकर इंटरव्यू दिया, 2 महीने पहले की बात है, इजराइल में जाके नौकरी करने के लिए। वहां पे लोगों ने पूछा कि भैया इजराइल में जाके नौकरी करोगे, वहां जंग हो रही है, बम गिर रहा है, रॉकेट गिर रहे हैं, मर गए तो बोले यहां भूख से मर जाएंगे साहब, कम से कम वहां से बच कर आए तो कुछ पैसा लेकर आएंगे और अपने घर बार अपने बीवी बच्चे को खिला के उनका पेट तो पाल लेंगे। बताइए, राष्ट्र सुरक्षित है मोदी जी के हाथों में। आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये मैं हर एक कांग्रेस के जितने लोग मिलते जुलते रहते हैं उनसे पूछता हूँ जरूर, कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, उन्होंने कहा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे ना, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के मेंबर थे। उन्होंने कहा है कि 4,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब जमीन चाइना ने हड़प ली है, ऐसा उन्होंने कहा है। और एक जगह पे नहीं, न जाने कितनी जगह पे कहा है। और हाल ही में उनका कोई इंटरव्यू में देख रहा था, कपिल सिब्बल साहब के साथ कोई इंटरव्यू था, उसमें भी ऐसा ही बोला उन्होंने। अब मेरा ये कहना है, कोई और कुछ बोलता तो उसके खिलाफ तो एक्शन हो जाता है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ ना कोई एक्शन हुआ है, ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन आया है सामने से, इस बात का खंडन भी नहीं किया गया है। अब वो तो बीजेपी के हैं ना सर, बीजेपी के हैं जी, तो उस विषय में तो कुछ बोलना, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को एक बहुत ऑफिशियल व्हाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए, इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाई कहां नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, सरकार इन सब चीजों को नहीं करेगी जी, इसलिए नहीं करेगी, उनका सब मुद्दा है नहीं। ये राष्ट्र की सुरक्षा और ये सब बातें सिर्फ नारेबाजी देना है, लोगों को बहलाना है और लोगों को बहला फुसला कर उनके वोट हासिल करके और सत्ता में बने रहना है। आप ये देखिए कि इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, ठीक है, आप राष्ट्र की भी बात उठाइए, आप दूसरी भी बात उठाइए और हिंदू मुस्लिम की भी बात उठाइए, क्योंकि उसके बगैर आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे, उसके बगैर करने की आपकी ताकत भी नहीं है। लेकिन वो गरीब आदमी की तो बात करिए साहब, जो उस नौजवान की तो बात करिए जो रोजगार के लिए तरस रहा है,
उस बेचारे उस स्टूडेंट की तो बात करिए जो हर बार तैयारी करके आता है और जब एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है तो पता चलता है कि भाई पर्चा लीक हो गया। तो उसकी बात कौन कर रहा है? आप उसकी बात करिए ना, आप देश के प्रधानमंत्री हैं ना। सिर्फ दुनिया में डंका बजाएंगे, हिंदुस्तान में डंका नहीं बजेगा, हिंदुस्तान के आम आदमी का डंका नहीं बजेगा। तो आजमी साहब, मगर मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं 25 करोड़ लोगों को मैं गरीबी सीमा से ऊपर लेके आओ, 25 करोड़। बोले कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर 35 लाख करोड़ उनके अकाउंट में पहुंचाऊं, किसान सम्मान उनके अकाउंट में पहुंचाऊं, आयुष्मान फैसिलिटीज मिले हैं, उज्ज्वला 11 करोड़ के आसपास फैसिलिटी मिले हैं, 10 करोड़ के ऊपर नल से जल, हर घर नल से जल, 10 करोड़ 12 करोड़ के आसपास बोले कि हर घर शौचालय, इज्जत घर हमने दी। तो ये भी आंकड़ा सामने है, इसको नकार सकते हो? 80 करोड़ को ठीक है, मुफ्त राशन। चलिए ठीक है, मैं मान गया आपकी बात को। मोदी जी, अब ये सवाल, ये साहब ये सुनिए ना, आपने जितने आंकड़े दिए, चलिए आपके आंकड़ों को मान लेते हैं, फिर ये मोदी जी ये मुसलमान क्यों ला रहे हैं चुनाव में? इन मुद्दों पर चुनाव लड़िए ना, जो आपने आंकड़े गिनाए उन्होंने, ये भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए आंकड़े आपके हैं नहीं, आप तो उन्हीं के उसी को पढ़ रहे हैं। तो इस पे क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे नरेंद्र मोदी जी? इस पर वोट मांगिए ना आकर आप कि भाई हमने 10 लाख लोगों को नल दे दिया, मकान दे दिया, इस पर मांगिए ना वोट। जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ऊपर निकाला है, उसका मापदंड क्या है जानते हैं आप? जिसको उन्होंने उज्ज्वला योजना में गैस दिया, भले वो गैस वो दोबारा नहीं भरा पा रहा है, वो गरीबी रेखा के ऊपर आ गया। जिसको उन्होंने अपना कागज पर शौचालय दिया, वो शौचालय बना के नहीं बना के उसकी छत पे पतरा लगा या दरवाजा लगाए बगैर रह गया, या अंदर वो जो उसका ये पॉट लगाते वो भी नहीं लगा, लेकिन उसके नाम से चूंकि अलॉट हो गया, वो आदमी गरीबी रेखा के से बाहर ऊपर निकल गया। तो ये गरीबी रेखा से ऊपर निकालने का उनका मापदंड है। भाई गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को आपने बाहर निकाल लिया, 80 करोड़ को राशन क्यों दे रहे हैं आप? 80 करोड़ लोगों को क्यों ऐसी नौबत आ रही है कि वो राशन, ये सब ढोंग कर रहे हैं साहब। इस पे लड़ने बोले ना चुनाव, इस पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप औरतों का मंगलसूत्र चुराने वाले हैं, मंगलसूत्र उठा के घुसपैठियों को दे देंगे। मुसलमानों पर कहा उन्होंने, मुसलमानों पर कहा जी, घुसपैठिया बुलाया सर आपको, और साथ में ये भी बुलाया, और नहीं पूरी बात तो सुनिए सर, साथ में ये भी बुलाया है कि तुम्हारा जो स्त्री धन है, स्त्री धन जो है, जो घर में बड़ा हुआ तुमने बचा के रखा है, इतनी मेहनत से दिल काट के बचा के रखा है, कांग्रेस वो सारा पैसा भी निकाल लेगी और बांट देगी सब। तो मतलब ये सुनिए साहब, मेरी बात सुन लीजिए। एक तो उसमें मुसलमानों का जिक्र किया हूं। आप ऐसा करने वाले हैं क्या? आपसे पूछ रहा हूँ, ऐसा करेंगे आप? पहले मैं दोनों बात को जवाब दे देता हूं। प्लीज बोलिए। पहली बात तो देखिए साहब, पहली बात तो वो जो मुसलमान कर रहे हैं, तो उन्हें इतिहास पता नहीं है मुसलमानों का। रानी मेवाड़ की रानी कर्णावती, मेवाड़ की रानी कर्णावती से जब उसको जंग लड़ना पड़ा, जब वो असमर्थ थी उस जंग को जीतने में, तो रानी कर्णावती ने अपने भाई हुमायूं को राखी का एक धागा भेजा, और वो सिर्फ धागा भेजा, और उस हुमायूं ये बात को समझ गए कि मेरी बहन ने धागा भेजा है और वो मुसीबत में है। हुमायूं अपनी फौज, अपना लश्कर लेकर मेवाड़ की तरफ रवाना हुए, और उन्होंने उस जंग में रानी कर्णावती का साथ दिया, उसकी हिफाजत की, उसकी रियासत की हिफाजत की, और उसके लेकिन लेट पहुंचे पर उन्होंने उसका साथ दिया। तो साहब, हम राखी का, मुस्लिम समाज जो है ना, राखी के धागे पर अपनी गर्दन कटा देने वाला समाज है। वो इस देश की मुस्लिम और हिंदू बहनों का मंगलसूत्र लेने वाला समाज नहीं है। ये मोदी जी का प्रोपेगेंडा कुछ काम नहीं करेगा। दूसरी एक बात जो मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है ना, उससे इनको बहुत प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद से ये तिलमिला गए पूरी तरीके से। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो जो कांग्रेस ने बनाया है, उसमें 6 महीने के बच्चे का टीकाकरण से लेकर 60 साल के बुजुर्ग आदमी तक के लिए कौन कौन सी स्कीमें कांग्रेस देगी, उसका जिक्र किया है। कांग्रेस उस जिस बहन बेटी के ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं मोदी जी, कांग्रेस उस बहन बेटी को अब उसके घर में बैठाकर उसे हर महीने 8,500 रुपया देगी। साल का 1 लाख रुपया हर घर की एक महिला को कांग्रेस
देने का वादा करती है अपनी मैनिफेस्टो में, उसका मंगलसूत्र लेने का वादा नहीं करती है। कांग्रेस वादा करती है उस नौजवान से जिसे इन लोगों ने बेरोजगारी के दलदल में ढकेल दिया है, उसे इंटर्नशिप के साथ 8,500 रुपया साल का 1,00,000 रुपया पहली नौकरी की गारंटी देती है कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में गारंटी देती है इस बात की कि जो सरकारी नौकरियां दी जाएंगी उसमें हमारे देश की बहनों का आधा हक होगा, यानी 50% उसमें महिलाओं को नौकरी मिलेगी। कांग्रेस उनकी उन्नति की बात कर रही है, उनकी तरक्की की बात कर रही है। कांग्रेस ये काम नहीं करेगी कि उनका मंगलसूत्र लेकर किसी और को दे देगी, बल्कि ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो कोरोना के दौरान जिस तरीके से हमारे देश की बहनों के मंगलसूत्र को उजाड़ा गया और ये लोग बैठे हुए सिर्फ अपना तमाशा देखते रहे, वो भारतीय जनता पार्टी इस देश की बहन बेटियों की बात कर रही है। ये कह रहे हैं, एक तरफ मोदी जी ने ये कहा कि सबसे पहले जिस दिन आपका मैनिफेस्टो आया तब ये कहा कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो, मुस्लिम लीग का है, मुस्लिम लीग का है। अब कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है ये तो मार्क्सिस्ट और नक्सलाइट्स का है। तो मतलब दोनों कैसे हो सकता है सर? मुस्लिम दोनों का हो नहीं सकता। ये साहब देखिए, मैनिफेस्टो तो कांग्रेस का है और कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो नहीं है साहब। ये मैनिफेस्टो इस देश के आम आदमी का है। इस मैनिफेस्टो को बनाने में जो पूरे देश से सुझाव आए थे, कांग्रेस ने, आपको याद होगा कि कांग्रेस ने जब मैनिफेस्टो बनाने के वक्त सुझाव मांगा था पूरे देश से कि आप लोग अपने अपने सुझाव भेजिए, और देश के कई लाख लोगों ने अपने अपने सुझाव भेजे। उसी के बाद ये मैनिफेस्टो तैयार किया गया। तो ये कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो नहीं, ये देश की जनता का मैनिफेस्टो है। ये मैनिफेस्टो में वो पॉइंट है जो आम आदमी के दुख दर्द के पॉइंट है। अब इससे तिलमिलाए मोदी जी के पास। अच्छा, मोदी जी का मैनिफेस्टो कैसा था? 76 पेज का। कांग्रेस का 46 पेज का मैनिफेस्टो था, जिसके हर पन्ने पे सिर्फ एक ही आदमी की तस्वीर नजर आती थी, वो इस देश के आम आदमी की तस्वीर नजर आती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 76 पेज का मैनिफेस्टो बनाया, जिसके हर पेज पे एक ही तस्वीर नजर आती थी, वो नरेंद्र मोदी की तस्वीर नजर आती थी। तो मतलब आपका मैनिफेस्टो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। सीएए को लेकर प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज सीएए, चिदम्बरम साहब ने कहा कि वी आर गोइंग टू रिपील, द कांग्रेस इज गोइंग टू रिपील सीए को खत्म कर देगा। दैट इज व्हाट चिदम्बरम साहब सेड। बोले फार्म लॉज, जो फार्मर्स किसान कानून है, उसको रिपील कर देंगे। क्राइम्स, जो लेटेस्ट कानून बने हैं क्राइम्स के ऊपर, उसको टोटल रिपील करेंगे। ऐसे 25 कानून चिदम्बरम साहब ने बोले कि मैं कांग्रेस रिपील करने वाला है, टोटली रिपील कर देगा, टोटल कैंसिल करने वाला है। संविधान के हित में हम लोग वर्कआउट करेंगे। मगर सीएए में आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। अमित शाह जी ने कहा कि यह किसी के नागरिकता लेने वाली नहीं है, तो क्यों ये इस प्रकार से? तो यहां पर आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। क्या आपको लग रहा है कि रसाई मुंह है ये? नहीं, देखिए, सीए को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। अभी सीए कानून इन्होंने जो लाने की ये बात कर रहे हैं कि सीए को लाना ही पड़ेगा। ला चुके हैं सर, पार्लियामेंट में ला चुके हैं। मेरे पास वो वीडियो अभी है नहीं, मैं वो वीडियो आपको दिखाता अभी, कि उसी बाहर से कुछ आई हुई कुछ महिलाएं हैं जो हिंदू समाज से ही हैं, वो बैठकर वहां पर किसी कैंप में है। वो इत्तेफाक मुझे पता नहीं था आज ये बात उठेगी, नहीं तो मैं वो वीडियो जरूर अपने साथ लाता। तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि वो बेचारी वहां पर आके 1.5 साल से बैठी है, वो फैमिली, लेकिन उन्हें खाने पीने का भी कोई पूछने वाला वहां पर उस कैंप में 2 जगह से सर, एक राजस्थान से और एक दिल्ली में। जी, वहां कोई खाने पीने के लिए भी वो जो बेचारे लोग वहां आकर बैठे हैं कि अमित शाह जी ने ये कानून लाया और इसके जरिए वो नागरिक बना देंगे, तो उनको कोई पूछने, खाने पीने के लिए भी कोई पूछने जाता नहीं। भाई, जो बाहर से आ रहे हैं, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो लोग भी आकर हिंदुस्तान से मदद मांगते हैं, उसका बिगर धर्म जात भेदभाव किए हुए आप करिए ना मदद, उन्हें लीजिए ना हिंदुस्तान में। कौन रोक रहा है? किसी ने रोका है क्या? लेकिन आप इसको इस तरह से दादागिरी से दिखा रहे हैं और इस तरह से बैठकर वो पत्रकार को भी डांट देते हैं, जो गोदी मीडिया का पत्रकार उनसे इंटरव्यू करता है उसको भी डांट देते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं भाई आप? सीए लाने का मतलब इनका किसी गैर बाहर से आए हुए
किसी भी कमजोर और जरूरतमंद आदमी को नागरिकता देना नहीं है। सीए लाने का इनका एक ही मकसद है कि इसके जरिए वो इस मुल्क की माइनॉरिटी को, अब देखिए मैं फिर माइनॉरिटी का नाम इस्तेमाल कर रहा हूं, इस मुल्क की माइनॉरिटी को किस तरह से हैरेसमेंट किया जाए, किस तरह से इसको मुद्दा बनाकर रखा जाए देश में, ये सिर्फ सीए इसके लिए लाना चाहते हैं और इसके अलावा कोई वो ये है नहीं। पहले भी बहुत सारे कानून है, बाहर से लोग आते हैं, आप ये बताएं, मिलती है। सर आप ये बताएं, आपका जो मैनिफेस्टो है, मैं एडमिट करता हूं सबके सामने कि जबरदस्त मैनिफेस्टो है, जिसने भी लिखा है, जिन भी लोगों ने काम किया इस पे जबरदस्त काम किया, उसमें दो राय नहीं। तो सर लेकिन आप ये बताएं कि जिस प्रकार आपने अभी कहा कि जैसे 18 साल की उम्र की ज़्यादा जो बहनें हैं, महिलाएं जो हैं, उनको जो है 1 लाख रुपया दिया जाएगा साल का। उसके अलावा वो क्या है, अप्रेंटिसशिप रूल जो है वो लेकर के आए हैं कि पहली नौकरी पक्की, पहली नौकरी की गारंटी है। और उसके अलावा ना जाने और कितनी स्कीम्स हैं। पुरानी पेंशन स्कीम आप लागू करेंगे, ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम आप लागू करेंगे, अग्निवीर स्कीम जो है उसको स्क्रैप करके जो खत्म कर देंगे, स्कीम है वो वापस आनी चाहिए। वो वहाँ तो फौज के अंदर भी बहुत उसका ऑपोजिशन है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसके लिए जो पैसा लगेगा वो कहाँ से आएगा? बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड इज ह्यूज। अरशद आदमी साहब, मेरी बात सुनिए ना साहब, कोई आपको 2.5-3 लाख करोड़ रुपए कहीं से लाने पड़ेंगे साल के। सर बताएं। अब मैं बताऊं आपको, अब साहब मैं आपको बताता हूं। जी बताएं। आपने 2.5-3 लाख करोड़ का जिक्र किया, 14 लाख करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के उद्योगपतियों के माफ कर दिए जो उन पर कर्ज थे। वो 14 लाख करोड़ रुपया कहां से आया? जो देश, जो मुल्क, जो हुकूमत 14 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर सकती है, क्या साहब वो 2-2.5 लाख करोड़ रुपया इस मुल्क के आम आदमी को ताकत पहुंचाने के लिए, उसको मेन स्ट्रीम में खड़ा करने के लिए खर्च नहीं कर सकती क्या? 14 लाख करोड़ रुपए में 23 साल मनरेगा के मजदूरों को की पगार दी जा सकती थी। मनरेगा के मजदूरों की पगार भी 250 रुपए से 400 रुपया करने का वादा कांग्रेस ने इसमें किया है। तो ये सवाल नहीं हुआ कि आपने क्यों बना दिया और आप कहां से पैसा लाएंगे। आज ही इस बात का जवाब देना जरूरी भी नहीं है और मुमकिन भी नहीं है, लेकिन इन चीजों को नजर में रख के चलना पड़ेगा ना साहब। आम आदमी को किसी भी तरीके से उस नौजवान को नौकरी देना पड़ेगा जो बड़ी मेहनत से अपने माँ बाप के खून पसीने की कमाई से पढ़कर बाहर निकल रहा है, उसके हुकूमत की जिम्मेदारी है ना उसको नौकरी देना। मतलब जिसको इजराइल जाने की जरूरत ना पड़े, जिसको इजराइल जाने की जरूरत ना पड़े, करना पड़ेगा। अगर हम यही सोच के बैठ जाए कि कहां से दुनिया, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दे देता हूं। तेजस्वी यादव इस बात को, जब इलेक्शन हो रहा था बिहार में, तो तेजस्वी यादव बार बार बिहार के चुनाव में अपने वादे में ये बात कहा करते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को नौकरी देंगे। और उसके अगेंस्ट में अपना नीतीश कुमार जो है वो बार बार काउंटर किया करते थे कि पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा क्या? उसी तेजस्वी यादव ने उसी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पर पिछले साल 5 लाख नौजवानों को नौकरियां दे दी। कहां से आया साहब पैसा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, फिर पैसा कहां से आ गया? तो देखिए, ये सवाल करना, इस बात को पीछे हटाना है कि हम पहले ही पीछे हट जाएंगे भैया ये कैसे होगा। आजमी साहब, प्रॉब्लम यही है कि आपका परफॉर्मेंस केरला में जबरदस्त था, सबसे ज्यादा सीट्स आप केरल से लेके आए, यानी 15 आपके खुद और 4 आपके एलाइज मिलकर 19 आउट ऑफ 20 आपका स्कोर था केरला में। मगर वहां पर जिस प्रकार से आप सीपीएम से लड़ रहे हो, आपका अलाय है, इंडिया अलायंस का पार्टनर है, आप उनको एक्यूज कर रहे हो कि वो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। राहुल गांधी जी ने खुलेआम कहा कि इन पे ईडी का रेड क्यों नहीं हुआ, इनके सीबीआई का रेड क्यों नहीं हुआ, ये जेल में क्यों नहीं है 2 और चीफ मिनिस्टर। तो क्या होगा? जहां आपके टॉप स्कोर है वहीं पर थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। किस प्रकार उनका भी अटैक हो गया आप पे, वो बोलने लायक भी नहीं जो उन लोग ने बात कहा। देखिए, ऐसा है ना कि वहां बीजेपी नहीं आएगी, केरला में कुल मिला के बीजेपी नहीं आएगी। और क्या, देखिए ये बात, अब चूंकि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस का सीधा मुकाबला है, तो जाहिर सी बात है कम्युनिस्ट पार्टी भी पूरी ताकत लगाएगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर आए, और कांग्रेस भी पूरी तरीके से ताकत लगाएगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर आए। और केरला में कांग्रेस और सीपीआई और कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाई जो है कोई नई नहीं है, कोई ड्रामा करके लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं वहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के सामने वो ना, इसलिए
वहां पे एक हमेशा से ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की विरोधी रहती हैं, लेकिन ये एक दूसरे की विरोधी होने के बावजूद भी इन्होंने आज तक कभी भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी कभी भी कोई ऐसा काम जो भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी काम है जैसे कर रही है, आम आदमी विरोधी काम जैसे कर रही है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस तरह के काम किए नहीं। अब वहां पर देखिए लोकल लेवल पर जो उम्मीदवार एक दूसरे के सामने रहते हैं, उनके बीच में मुकाबला रहता है, तो वो कोई ना कोई तरीके से एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की कमजोर पॉइंट के ऊपर बात करते हैं और चोट करते हैं। तो एक स्वाभाविक बात है, कोई वहां हम नुरा कुश्ती करने नहीं जा रहे, लड़ाई है। कांग्रेस भी अपनी पूरी सीटें जीतने की कोशिश करेगी और कम्युनिस्ट पार्टी भी चाहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर आए। तो सर चलते चलते हर्षद आलवी साहब, चलते चलते इलेक्शन कमीशन के कोई 2 या 3 नोटिस गए हैं उद्धव ठाकरे जी के। जी हाँ, उनको कहा गया है कि आप ये नारा जो है महाराष्ट्र का सबसे पुराना नारा है, जय भवानी जय शिवाजी, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि आप पहले बीजेपी को बोलिए जय श्री राम बोलना बंद कर दें, हम जय भवानी बोलना बंद कर देंगे। तो बीजेपी को तो आज तक कभी नोटिस गया नहीं सर। हाँ जी बिल्कुल, बीजेपी को आज तक कभी नोटिस गया नहीं। प्रधानमंत्री ने जो ये बयान दिया था मंगलसूत्र वाला, जी साहब, मैं समझता हूं कि इस अगर कोई और किसी और पार्टी के नेता ने ये बयान दे दिया होता तो आज ही उसका चुनाव लड़ने से उसको इलेक्शन कमीशन रोक देता। लेकिन मोदी जी कुछ भी करें, चाहे वो मुस्लिम समाज को गाली दें, चाहे वो शमशान कब्रिस्तान करें, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर आए, चाहे वो गुफा में कैमरे वाला लेकर जाकर वहां पर बैठ जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन उन पर कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन एक चीज अच्छी हो गई कि शिवसेना जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से बाहर आई तो कम से कम शिवसेना को भी समझ में आया कि उसके पहले जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हुआ करती थी तो किस तरह की जो है नाइंसाफियां इलेक्शन कमीशन किया करता था। अब उनके ये बात समझ में आ गई है शिवसेना के, तो बिल्कुल शिवसेना और उद्धव ठाकरे जी ने तो कल बहुत कड़क जवाब भी उस पर दिया कि भाई आपको जो भी कार्रवाई करनी है और आप करिए, और हम जो है उसके ऊपर ये कोई अब हम उसको हटाएंगे नहीं। देखिए इस मुल्क में जितने भी बहुत अलग अलग धर्म के लोग हैं, यही इस मुल्क की खूबसूरती है, वो अपनी जिंदगी में, अपने दूसरी बोलचाल में अपने भगवान का, अपने खुदा का, अपने ईश्वर का कैसे इस्तेमाल करता है, इस पर बिल्कुल रोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये इस देश के इसमें संविधान में नहीं है। अगर कोई धर्म के नाम पर वोट मांगता है तो बिल्कुल उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। अगर उसमें उद्धव ठाकरे धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं तो आप लगाइए, अगर उन पर लगा रहे हैं तो पहले मोदी जी पर लगा दीजिए, क्योंकि मोदी जी तो खुला धर्म के वोट पर नाम पर वोट मांग रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन साहब उतना ताकतवर तो है नहीं, और ये बात आम आदमी और आम जनता भी समझती है। तो देखिए ये इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है कि अंपायर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ खड़ा है और विपक्ष जो है बगैर अंपायर के मैच खेल रहा है। अब एक आम जनता, देश की जनता ही है जो विपक्ष को इस देश का ये चुनाव जिता सकती है, और आम जनता ही चुनाव लड़ रही है। आप अगर देखेंगे पूरे देश में जितना आक्रोश है, जब बहुत सारी जगहों पर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जाते हैं, उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के कई गांव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को घुसने नहीं दिया गया, राजस्थान में गाड़ियां तोड़ दी गई। तो ये आम आदमी को ये सब बात समझ में आ गई है कि ये जो सरकार 10 साल से बैठी थी, ये छोटी और सिर्फ वादा करने वाली सरकार थी। ये आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने वाली सरकार नहीं थी। ये दूसरों को कह रही कि मंगलसूत्र लेकर दूसरों को दे देंगे, पर इस सरकार ने आम आदमी की जेब का पैसा निकालकर कुछ उद्योगपतियों को दिया, उनके 14-14 लाख करोड़ रुपए माफ किए, लेकिन आम आदमी को बेकारी और बेरोजगारी के दलदल में, महंगाई के दलदल में ढकेल दिया है। हर्षद आलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। नमस्कार। Well, the Congress, of course, they will retaliate. Why not? And I think it is a bit unfair on the part of the Election Commission. अरे जय भवानी जय शिवाजी महाराष्ट्र में नहीं बोलोगे तो और कहाँ बोलोगे यार? ये क्या मतलब हुआ? Let's ask लक्ष्मण साहू जी साहब, भारतीय जनता पार्टी के, आई एम श्योर ही